नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे कॉन्सेप्ट डिकोडर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस टारगेट बीपीएससी एई के इस कड़ी में हमने पहले यदि हम इसके पहले बात करें तो हमने सबसे पहले जो 2018 का पेपर हुआ था उसमें जो थर्ड पेपर हुआ था जीएस का, उसका हमने एनालिसिस किया था कि कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद हमने 2019 और 20 का जो पेपर हुआ था जिसमें जीएस का पेपर था उसका हमने डिटेल एनालिसिस किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो 2018 का पेपर था थर्ड जीएस का पेपर और 2019 और 20 का जो थर्ड पेपर था जीएस का, उसमें थोड़ा सा जो है वो चेंजेस आया था और वही चेंजेस को अब हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी जो 2020 का बीपीएससी एई का पेपर हुआ था उसमें जो जनरल स्टडी का पेपर थर्ड था, जो पेपर थर्ड था जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, है ना, इसका डिटेल एनालिसिस रहेगा। केवल 2020 के जो सारे 50 क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बता चुके हैं, देखो लास्ट सेशन जो हुआ था उसमें हमने 2019 और 2020 का कलेक्टिव रूप से ये बताया था कि दोनों में ही चाहे कोई भी पेपर हो, इन दोनों पेपर में लगभग हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो जनरल साइंस वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा पूछा गया है। देन उसके बाद हम देखते हैं आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन जो है ये बहुत ज्यादा पूछा गया है और तीसरे नंबर पे हम जब देखते हैं तो वो कंप्यूटर वाला पोर्शन आता है। ये तीन सब्जेक्ट मेजर देखने को मिलते हैं जहां से लगभग 30 to 35 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं आउट ऑफ 50। समझ रहे हैं? मतलब यदि हम ये कहें कि सर हमारे पास अभी तो बहुत समय है, हम ये कहें कि सबसे अच्छा समय जो है ऐसे बच्चे जो टेक्निकल की तैयारी करते हैं, बीपीएससी एई की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, संभवतः चूंकि 2025 में इलेक्शन भी है, 2024 में ही वो इसकी प्रक्रिया को कंप्लीट करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, तो हम ये मान के चलते हैं कि आप जो है वो प्रिपेयर रहें, है ना। लगभग 6 से 8 महीने में ये प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम 2020 का जो बीपीएससी एई का पेपर हुआ था उसमें जो जीएस थर्ड का पेपर हुआ था उसके जो 50 क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। उसका प्रश्न, उसका जो सिलेबस के बारे में यदि हम बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह का हमें सिलेबस देखने को मिलता है, जिसमें सामान्य अध्ययन के पत्र, है ना, मतलब जनरल स्टडी सारा देखने को मिलता है। लेकिन जब हम डिटेल एनालिसिस की तरफ जाते हैं तो हम पाते हैं कि साइंस जो है वो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि वो टेक्निकल का पेपर ले रहा है तो वो ये मान के चलता है कि साइंस बैकग्राउंड आपका रहा है तो आपसे साइंस बननी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर हमें जो है वो दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम डिस्कशन कर लेते हैं। द हाईएस्ट अर्थ फिल्ड डैम। आपको यदि आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पेन और कॉपी लेके बैठे। आप ये जरूर देखो, 2020 का डिस्कशन होगा, इसके बाद 2019 का डिस्कशन मैं करवाऊंगा और फिर 2018 का भी डिस्कशन हम साथ में ही करने वाले हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको तीनों पेपर डिस्कशन करते समय क्या करना है सर, पेन और कॉपी लेके बैठना है, ताकि आपको ये पता रहे कि सर एक्चुअली पेपर में आ क्या रहा है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और मैं ये गारंटी देता हूं आपको, है ना, वारंटी और गारंटी ज्यादा अंतर नहीं होता उसमें, है ना, कि 2024 की जब एई का पेपर होगा तो उसमें लगभग ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि भैया हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट अर्थ फिल्ड डैम के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर हमें केवल ये याद नहीं कर लेना है कि द हाईएस्ट अर्थ फिल्ड डैम। अब देखो यही क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, तो फिर सर किस तरह से पूछा जाएगा, तो यहाँ हमें ये सीख मिलती है कि सर जितना भी भारत में सबसे ऊंचा वाला पोर्शन है, देखो एक टॉपिक होता है भारत में ऊंचा, ठीक है, तो भारत में सबसे ऊंचा डैम, सबसे ऊंची एयर टैक्सी, सबसे ऊंचा मंदिर, सबसे ऊंचा, है ना, ऐसे सारी चीजें, सबसे ऊंची मस्जिद, ये सारी चीजें एक ही जगह पर आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो आपको भारत में ऊंचा वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ लेना है और भारत में सबसे बड़ा,
है ना, भारत में सबसे बड़ा, या हम टॉपिक के बारे में यदि हम बात करते हैं तो टॉपिक जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा सर विविध वाला पोर्शन, स्टैटिक वाला ये पोर्शन है, आप वहां से जाकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है रणजीत सागर, जो कि रावी नदी के तट पर पंजाब और हिमाचल की सीमा रेखा पर स्थित है। ये क्वेश्चन, मैं तो ये कहता हूँ कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस साझा करता हूँ आपसे, कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि यदि वो ऑप्शन में हैं तो वास्तव में वही आंसर होते हैं। ठीक है, तो रणजीत सिंह सागर झील जो है ये एक ऐसी झील है या ऐसा सागर या ऐसा डैम है जो यदि क्वेश्चन आपके उसमें है तो यही आंसर होता है। एमपीपीएससी 2020 में भी ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डैम के द्वारा बनाई जाने वाली सबसे बड़ी झील भी इसी पर स्थित है। ठीक है, तो अभी हम क्या याद करेंगे कि द हाईएस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन इंडिया रणजीत सागर है, जो कि रावी नदी के तट पर बना हुआ है। हम आपको डिस्क्रिप्शन भी लेकर आए हैं, डिस्क्रिप्शन भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। द हाईएस्ट अर्थ फिल्ड डैम इज इंडिया रणजीत सागर, है ना। द डैम इज पार्ट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, है ना, एंड वाज कंप्लीटेड इन 2001। माफ कीजिएगा, ये पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर रावी नदी के तट पर बनाया गया है। इसी को थीन बांध भी कहते हैं, तो भैया ये याद रखना कि थीन बांध किसको कहा जाता है। ठीक है, इसी को थीन बांध भी कहते हैं, राजा रणजीत सिंह वाले बांध को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सुप्रीम कमांडर ऑफ मिलिट्री, है ना, जो आपको बताना है सुप्रीम कमांडर ऑफ मिलिट्री कौन है। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा जो है वो पॉलिटी वाला पोर्शन जो है उस पर भी आपको ध्यान देना है। पॉलिटी में भी यदि हम बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, है ना, और थोड़ा सा आपका, है ना, या हम ये बात करें यूपीएससी वाला हो गया, आर्टिकल 315 से 323 तक जो है ये ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो जनरली पूछे जाने की संभावना यहाँ से होती है। तो हम आपको बता दे रहे हैं, आपको भी पता होगा सुप्रीम कमांडर ऑफ मिलिट्री के बारे में हम बात करते हैं तो वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 53 के 2 के अनुसार, है ना, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 53(2). देखो, प्राइम मिनिस्टर के सारे आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं, कोई भी पूछा जाता है। जैसे आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होंगी, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसके नाम पर होंगी? चीफ प्रेसिडेंट के, जो प्रेसिडेंट होगा भारत का उसके अकॉर्डिंग होंगी, है ना, उसमें ही निहित होंगे। आर्टिकल 54 के बारे में भी हम बात करते हैं तो 54 में हमें देखने को मिलता है निर्वाचक मंडल। या निर्वाचक मंडल में जिसको देखो, अभी एमपीपीएससी का एक पेपर हुआ था 2023 एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023, अभी कल ही परसों ही हुआ है, संडे को 17 दिसंबर को एग्जाम हुआ। उसमें पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है। तो ये आर्टिकल 54 का ही प्रश्न है, जिसमें ये दिया गया है कि आर्टिकल 54 के अनुसार जो है वो क्या होता है, संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके साथ साथ दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा जो होती है उसके भी निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 54 में। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में लिखा हुआ है, हटाने की प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं। आर्टिकल 143 के बारे में बहुत पूछा जाता है, जिसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उससे सलाह ले सकता है ना। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो अध्यादेश के बारे में भी लिखा हुआ है कि कभी भी यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, यदि सेशन नहीं चल रहा है पार्लियामेंट का, तो उस समय भी यदि कोई बिल लेकर आना है तो, है ना, उसको हम अध्यादेश के रूप में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है सुप्रीम कमांडर कौन होता है मिलिट्री का, वो होता है आपका प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट से संबंधित जितने भी मुख्य आर्टिकल होंगे वो हमें अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, देन उसके बाद उसने पूछा है लोक अदालत क्या है। लोक अदालत इज,
लोक अदालत इसके बारे में हम चर्चा करें तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार अपन पढ़ेंगे। अ कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट थ्रू कंप्रोमाइज और सेटलमेंट। बिल्कुल, लोक अदालतें जो होती हैं उसमें हम कंप्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो आपका केस है वो सेटल हो जाए, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अ कोर्ट डिजाइन टू शॉर्टन द टाइम टेकन फॉर सेटलिंग डिस्प्यूटेड। जो डिस्प्यूट है या फिर केसेस चल रहे हैं वो कम समय में जल्दी से सॉल्व हो जाए, ये भी हमारा उद्देश्य होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अ कोर्ट बाय रन द प्रू, तो नाम से पता चल रहा है लोक अदालत। लोक मतलब वो अदालत जो बाय द पीपल चले, तो सी हमारा बिल्कुल सही है, मतलब डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोक अदालत के बारे में थोड़ा सा और यदि हम डिस्कशन जानने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि लोक अदालत का शब्द का अर्थ पीपल्स कोर्ट है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है अ कोर्ट रन बाय द पीपल। ठीक है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत। तो इस तरह से भी आपसे आगामी इसको मैनिपुलेट करके आगे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है कि सर ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। लोक अदालत के पास विवाद के समाधान के लिए फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, है ना, पक्षों के बीच समझौता या समझौता कराने का अधिकार क्षेत्र होता है, जो कि ये लिखा हुआ है कंप्रोमाइज और सेटलमेंट्स। आयोजक कौन होता है? तो नालसा इसका आयोजन होता है, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी, है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ही ये केवल कहता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस लोक अदालत, है ना, या फिर है ना, इसके अलावा और भी हम चीजें बताएंगे जब आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, हम आपको बताएंगे और भी चीजें जो होती हैं, जो है ना जनरली विधि को जो है लॉ को सुधारने के लिए की गई हैं। ठीक है, द पर्सन हु एस्टेब्लिश्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन जो लिया गया है, ये क्वेश्चन लिया गया है हिस्ट्री से, तो इसका मतलब ये है हिस्ट्री भी पढ़नी है थोड़ी सी हमें, और हिस्ट्री में भी यदि हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ ज्यादा जाना है। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, भारत में ब्रिटिश रूल को किसने लागू किया था, तो उसका जो हम ये कहें क्रेडिट जो जाता है वो जाता है रॉबर्ट क्लाइव के पास। यहां पर हम आपको 4 लाइन लिख के बता रहे हैं, ये चारों लाइन अपने रजिस्टर में लिख लेना, किसी ना किसी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आपको देखने मिलता है बंगाल का गवर्नर। क्या देखने को मिलता है? बंगाल का गवर्नर देखने को मिलता है ना, वो जो कि रॉबर्ट क्लाइव था। फिर एक होता है भारत का गवर्नर, एक कौन होता है? भारत का गवर्नर, ठीक है, जो होता है वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर एक होता है भारत का गवर्नर जनरल, कौन होता है? भारत का गवर्नर जनरल, जो बनता है 1833 में, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और उसके बाद हम देखने को मिलता है भारत का वायसराय। तो ये सभी पहले हैं, ठीक है। फर्स्ट बंगाल गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, है ना, वॉरेन हेस्टिंग्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, एंड द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया इज द आपका लॉर्ड कैनिंग, विच इज एस्टेब्लिश्ड इन 1858 आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1857। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग हमने कुछ आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी है। भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है, 2 बार ये बंगाल का गवर्नर रहा, बाद में से कहा जाता है कि वापस चला गया इंग्लैंड और फिर वहां पर उसने आत्महत्या कर ली। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था या वो कौन सा गवर्नर था जिसने वापस इंग्लैंड जाकर क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। तो ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो देखो, पॉलिटी का एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं आपके प्रेसिडेंट वाले चैप्टर से, और उसके बाद ये आया है आपके डीपीएसपी से, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स। अभी जो पेपर हुआ है बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में, अभी जिसके बारे में चर्चा कर रहा था, उसमें ये भी पूछा गया था कि अभी जो डीपीएसपी है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स हैं, वो किस देश से लिए गए हैं। तो ये भी अपन को याद रखना है, वो लिए गए हैं आयरलैंड देश से। किससे लिए गए हैं? आयरलैंड देश से लिए गए हैं। और क्वेश्चन पूछा गया है द आर्टिकल विच डील, है ना, विच डील विद द एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए सर्व शिक्षा जो है, देखो जो दिया गया है वो किस आर्टिकल में दिया गया। तो देखो, बच्चे ने 21 तो लिखा है, ये पेपर किसी दूसरे के द्वारा सॉल्व किया गया था,
है ना, और उसके बाद इसको यहाँ पर लाया गया है। तो 21A में तो लिखा है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन 21A क्या फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ पर तो 21A ऑप्शन में है नहीं है। तो यहाँ पर हमें याद रखना होता है कि आर्टिकल 45 में ये लिखा हुआ है, जो स्टेट है, स्टेट मतलब मध्य प्रदेश सरकार नहीं, बिहार सरकार नहीं, है ना, स्टेट के बारे में यदि हम बात करते हैं तो भारत, जिसको हम कहेंगे संसद जिसमें आती है, नगरीय निकाय जिसमें आते हैं, ग्राम पंचायत जिसमें आती हैं, तो राज्य क्या करेगा, सभी के लिए शिक्षा प्रदान करेगा। सभी के लिए क्या करेगा, शिक्षा प्रदान करेगा। आर्टिकल 45 में ये लिखा हुआ है। हल्का सा हमें हालांकि आर्टिकल 41 में भी देखने को मिलता है, लेकिन डेडिकेटेडली यदि कोई आपसे पूछे तो आपको बताना है कि ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आर्टिकल 45 में। और आर्टिकल 45 में जो कि राज्य को निर्देश दिए गए थे, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य को नीति बनाने के लिए जो निर्देश दिए गए ऐसे तत्वों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। और ऐसे तत्वों के आधार पर फिर नीतियां बनाई जाती हैं, और ये नीति बनाई गई तो 1989, है ना। हालांकि फिर 2002 में इसको लाया गया 86वां संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को हमने फंडामेंटल राइट्स बना दिया। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में यदि हम बात करते हैं तो उसको जोड़ दिया आर्टिकल 21A के तहत, मतलब शिक्षा का अधिकार अब क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। तो ये अपन को याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये इकोनॉमी से लिया गया है। इकोनॉमी के हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ज्यादा क्वेश्चन तो हमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन बेसिक इकोनॉमी यदि आप एक पढ़ लेते हो तो ज्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पूछा गया है, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कार्ल मार्क्स, जॉन मार्शल, माल्थस या फिर एडम स्मिथ। तो बच्चे ने ये बिल्कुल सही लगाया है, एडम स्मिथ इज द राइट आंसर। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है, ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ये भी इकोनॉमी से है, हालांकि ये बहुत ही नॉमिनल सा क्वेश्चन है। नॉमिनल का मतलब ये है कि आप यहां से थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है, कि हम क्या क्या जो बेसिक फीचर ऑफ इकोनॉमी पूछा है। तो बेसिक फीचर क्या है, प्रोडक्शन, लेबर और इनकम। क्या केवल यही है कि भैया उत्पादन होगा और लेबर करेगा उत्पादन और उसकी इनकम क्या लेबर ही है, बस कुछ और कुछ नहीं है। प्रोडक्शन, लेबर एंड कंजप्शन, उपभोग। बाकी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन होगा पहले तो, देन डिस्ट्रीब्यूशन उसका वितरण होगा, और फिर देन आएगा इनकम। नहीं, ये भी नहीं है, इनकम तो इसमें आएगी ही नहीं, क्योंकि आय व्यय का मामला कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन का है। आप जैसे ही किसी चीज को उत्पादित करते हो और फिर उसका वितरण कर देते हो, तो उत्पादन में लगने वाली जो लागत होती है वो जब हम वितरण करते हैं तो उससे प्राप्त कर ली जाती है। तो यहाँ पर आपको ये होना चाहिए, इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका डी। इसका सही आंसर क्या होगा, डी। प्रोडक्शन मतलब होगा उत्पादन, मतलब हमने किसी चीज का उत्पादन किया। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमने उसको उत्पादन करके बेच दिया और वितरण कर दिया। और इस कंजप्शन का मतलब होगा उपभोग। उपभोग का मतलब होता है कि हमने कंजप्ट कर लिया, आपने जितनी चीजें बनाई थी उतनी उपभोग कर ली गई, मतलब हमने जितना पैसा लागत में लगाया था उसका फिर हमने वितरण किया, वितरण करने के बाद हम लोगों ने उसका उपभोग किया, और उपभोग करने के बाद जो पैसा आपके पास आया तो आपने फिर से लागत लगाई, फिर उत्पादन हुआ, फिर वितरण हुआ, फिर उपभोग हुआ। समझ रहे हैं? तो इट इज द बेसिक फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो डी हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द बेसिक फीचर्स हमने सारे क्वेश्चंस में आपको, है ना, डिस्क्रिप्टिव देके रखा हुआ है। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहां से आपको हमारी पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। आपको जुड़े रहना है हमारे चैनल के साथ। सारी बीपीएससी एई की अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलेगी और शानदार कंटेंट आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलने वाला है। बस आपको जुड़े रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द न्यूट्रिंग फील्ड ऑफ सोशल प्रोग्रेस। और सोशल प्रोग्रेस का मतलब है सामाजिक वृद्धि, मतलब सामाजिक समृद्धि कह सकते हैं इसको। सामाजिक प्रगति का मतलब ये नहीं है कि मिश्रा समाज की या फिर पाठक समाज की या चौरसिया समाज की तरक्की, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। यहां हम बात कर रहे हैं सोसाइटी हम बात कर रहे हैं। सोशल प्रोग्रेस जो होती है उसका जो बेसिक पोषण तत्व होता है
देखो यदि आप इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कभी पढ़ाए नहीं जा सकते। ऐसे 4-5-6 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से यदि आप 2-3 क्वेश्चन भी सही लगा के आ जाते हो अपने कॉमन सेंस के आधार पर, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता यदि आपने सिली मिस्टेक्स नहीं की हैं। तो पहला तो हमें ये याद रखना है कि सिली मिस्टेक्स ना हो, और दूसरा में याद रखना है कि हम कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन सही करके आए। तो यदि हमें सोसाइटी जो है हमारी, उस सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, तो उसका जो बेसिक पोषक तत्व होगा वो होगा स्कूल। क्या होगा? शिक्षा। क्या होगा? शिक्षा होगा कि नहीं होगा? The nurturing field of social progress in school education is seen as the foundation of society। हमारे समाज का जो फाउंडेशन है वो क्या है? शिक्षा है। which bring economic wealth, मतलब इकोनॉमिक वेल्थ का मतलब क्या है? आर्थिक समृद्धि लेके आएगा। सोशल प्रॉस्पेरिटी मतलब सामाजिक वृद्धि भी लेके आएगा, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब होगा राजनीतिक स्थिरता, है ना। तो ये तीनों चीजें यदि देश में आ जाती हैं तो देश बहुत तेजी से प्रोग्रेस करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका स्कूल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो कई बार आपसे पूछा जाएगा। देखो नॉर्मली परमाणु बम जो होता है, जो एटम बम जो होता है, अब यहां से स्टार्ट होता है, मैं ये मान के चलता हूं, ये क्वेश्चन तो सोशियोलॉजी से था। यहां से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो होते हैं साइंस के। और अब आप देखना लंबे समय तक केवल हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? साइंस डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि भाई साहब आपको सबसे अच्छे से जो पढ़नी है ना, वो साइंस ही पढ़नी है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द, है ना, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी, या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ए बच्चा, न्यूक्लियर फिजन। देखो याद यही तो रखने का है। यदि आप एटम बम का कहते हो तो एटम बम के लिए बी सही आंसर है। न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं, हम क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो ये होता है फ्यूजन, और फिजन जो होता है वो होता है आपका संलयन। क्या होता है? आपका संलयन होता है, नाभिकीय संलयन, मतलब जुड़कर बनते हैं, इसको हाइड्रोजन बॉम्ब कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब ज्यादा खतरनाक होता है इन कंपैरिजन टू एटम बॉम्ब, क्योंकि ये क्या होता है? परमाणु जुड़ने पे होता है, इसको अनियंत्रित होता है, अनकंट्रोल्ड, है ना। न्यूक्लियर फिजन मतलब कभी भी ये नियंत्रित नहीं हो सकता, बहुत कम संभावनाएं होती हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब के सेंटर में यूरेनियम के विखंडन पर आधारित एक परमाणु बम रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये हाइड्रोजन बम वाला जो क्वेश्चन था संभवतः ये केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन ये भी केमिस्ट्री से ही लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द केमिकल चेंजेस, इनमें से ये बताना है कौन सा जो है हमारा रासायनिक परिवर्तन है। तो आपको पता होगा हम केमिस्ट्री में दो प्रकार के परिवर्तन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं फिजिकल चेंजेस भौतिक परिवर्तन, और एक पढ़ते हैं रासायनिक चेंजेस मतलब है ना केमिकल चेंजेस, जिसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो अभी हमें बताना है इनमें से कौन सा केमिकल चेंजेस है। ठीक है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है, भौतिक परिवर्तन के बारे में याद रखना है। इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं या अणु होते हैं, जो वस्तु होती है, उसके बेसिक फीचर चेंज नहीं होते हैं, और कोई नया उत्पाद नहीं बनता है, कोई नया प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनता है। जबकि यही अंतर होता है रासायनिक परिवर्तन में, नया उत्पाद बनता है। कुकिंग ऑफ फूड, यदि एक बार सब्जी बन गई है तो उस सब्जी को फिर से उस सब्जी में नहीं बदला जा सकता जिससे हमने सब्जी बनाई है। इसका मतलब ये जो है केमिकल चेंजेस है। डाइजेशन ऑफ फूड, यदि खाना पच चुका है तो उस खाने को जिस अवस्था में हमने खाया था उसको हम फिर से उस अवस्था में नहीं ले सकते। इसका मतलब डाइजेशन ऑफ फूड भी कैसा है? एक केमिकल चेंजेस है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यदि वाटर को हमने जमा दिया है तो उसको हम फिर से वाटर बना सकते हैं, वाटर को आप फिर से फ्रीज कर सकते हो। इसका मतलब ये जो है फिजिकल है। ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। वाटर इज हीटेड अप, यदि वाटर जलवाष्प बदल गया है तो बूंदें बन गई होंगी, तो वो बूंदें चमक जाएंगी, फिर नीचे गिर के फिर पानी बन जाएंगी, फिर हीट अप होके फिर क्या बन जाएंगी? पानी। तो ये पानी बनता रहेगा, इसमें कोई प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। 1 and 2 आर द केमिकल चेंजेस विच आर गिवन टू अबव।
देखो, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं की स्थिति परिवर्तित होती है, लेकिन पदार्थ का केमिकल जो संगठन होता है वो अपरिवर्तित रहता है ना। इसके उदाहरण हमने बता दिए, पानी का जमना, बर्फ का पिघलना, मोम का पिघलना, ये सब उदाहरण केवल फिजिकल चेंजेस के हैं, जबकि इसमें जो है एक नया पदार्थ बनता है। कोयले का जलना, खाने का पाचन, जो डाइजेशन ऑफ फूड लिखा है ये वही है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोप मॉलिक्यूल हैज, ठीक है। तो जो साबुन होता है उसके अणु कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल। तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक है ना, तो डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द सोप मॉलिक्यूल हैज हाइड्रोफिलिक हेड, मतलब ये आपको बताना है कि पानी में जो सोप के अणु हैं वो कितने आसानी से हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। कितने आसानी से हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। और यदि कोई हम ऑयल डाल देते हैं तो उसमें कितने अच्छे से है ना सोल्यूबल होते हुए दिखाई देते हैं। तो सोप का जो डी वाला आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जो साबुन वाला पोर्शन है ये आपका भी जहां तक आपका केमिकल चेंजेस में ही आएगा, तो केमिस्ट्री ही अभी भी चल रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हालांकि ये एनवायरमेंट से भी इसको जोड़ सकते हैं, बाकी केमिस्ट्री से भी इसको जोड़ा जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर ओजोन। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो आपको सबसे पहले तो जब क्वेश्चन पढ़ना है, जब आपको सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना है तो बच्चा ये याद रखना है कि कहीं उसमें नहीं तो नहीं लगा है। यदि नहीं लगा है, यदि नहीं लगा हुआ है तो आपको क्वेश्चन को कम से कम एक बार और बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इसका मतलब कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये बताना है। इसका मतलब 3 गैस उसमें ये दी गई हैं कि उसमें 3 गैसें ऐसी होंगी जो ग्रीन हाउस गैस होंगी। तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, और ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन हाइड्रोजन जिसको फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। सर ये ग्रीन हाउस गैस क्या कहलाती हैं? ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैसें होती हैं जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक प्रभामंडल का निर्माण करती हैं। एक वो है ना, उससे क्या होता है कि जो सूर्य की गर्मी आती है वो पृथ्वी पर आ तो जाती है लेकिन वापस नहीं जा पाती, और वापस ना जाने के कारण वो जो पृथ्वी का तापमान है वो सडनली क्या होता है, बढ़ने लगता है। इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं ना, ऐसी गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्यूचर फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। बी इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में हमने आपको सारी डिटेल बता दी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो सही और गलत में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हमें यह बताना है कौन सा सही है। तो अभी क्या बोल रहा है वो? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड का मतलब क्या है कि सिल्वर क्लोराइड जो हमें मिला था, मतलब AgCl जो मिला था टू सनलाइट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय के लिए यदि हम सनलाइट मतलब होता है आपका सूर्य का प्रकाश, उसमें यदि हम रख देते हैं तो टर्न ग्रे ड्यू टू, मतलब ये जो होता है ये ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। किसके कारण? है ना, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस का तो हो नहीं रहा है डिकम्पोजिशन, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि इसमें ऊपर ही लिखा है सिल्वर क्लोराइड के बारे में, तो इसी का अपघटन होगा। हिंदी भाषा में यदि हिंदी भाषा के विद्यार्थियों को बताना पड़ेगा अपघटन हो रहा है, तो अपघटन किसका होगा? जो दिया गया है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सो द फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर क्या होता है, ग्रे कलर उसी कारण बनता है। देखो ये पूरा हमने आपको समझाने की कोशिश डिस्क्रिप्शन में की है। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द रिएक्शन ऑकर एज फॉलोज। सिल्वर क्लोराइड रहेगा सनलाइट में, उसको हम क्या करेंगे, बहुत लंबे समय तक रखेंगे, जिससे सिल्वर क्लोराइड जो है ये रहेगा, और फिर गैस के फॉर्म में क्लोराइड ग्रे कलर में जो है वो निकल जाएगी, ठीक है।
ठीक है। इन दिस रिएक्शन द व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंज टू ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंटल सिल्वर। ठीक है, तो ये इसमें साफ लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। बहुत इजी है, बस क्वेश्चन को बड़ा कर दिया गया है। बड़ा क्वेश्चन दिखता नहीं है और हम क्या डर जाते हैं, तो हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, केवल ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से रीड करना है। देखो, हमसे कहा गया है कि यदि एक एसिड को टेस्ट ट्यूब में क्या मिला देते हैं, बेस में, तो सीधी सी बात बहुत इजीली क्या कह रहा है, अम्ल को लो और क्षार में मिला दो। तो चाहे टेस्ट ट्यूब में मिलाओ, चाहे घड़े में मिलाओ, कहीं भी मिलाओगे तो होगा क्या, सॉल्ट बनेगा, लवण बनेगा कि नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। भैया जब लवण और क्षार मिलते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, तो दो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो एक हमारा काय में है, इसमें है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। दो इसमें, तो सी और डी में से आप एक चूज कर सकते हैं। सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, तो हम इसका 100% नहीं कह सकते कि सॉल्ट टेक प्लेस होगा, तो सी हमारा अभी हाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओनली 2 विल बी द आंसर। के टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है जब एसिड और बेस जो है वो क्या करते हैं, मिलते हैं। और ऐसी हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर में कैसी होती है, ऊष्मा, एक होती है ऊष्मा शोषी और एक होती है ऊष्मा छेपी। तो एक एक्सोथर्मिक होती है, ऊष्मा छेपी होती है। थर्स द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस। ठीक है, टेम्परेचर जो होती है वो क्या होता है, रिएक्शन का इंक्रीज हो जाता है। तो हमें एसिड बेस वाला जो चैप्टर है ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। और इसी एसिड बेस वाले चैप्टर में आता है आपका पीएच वैल्यू, जो हम आगे क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो उनको भी आपको बहुत अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, इन टर्म ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको बताना है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम। हिंदी वाले समझेंगे, इसको आरोही क्रम कहते हैं, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नहीं। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहता है अवरोही क्रम, मतलब सबसे छोटा, इंक्रीजिंग मतलब फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो हमें बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा, वाटर होगा, क्योंकि तो न्यूट्रल ही होता है, ना ज्यादा एसिड होता है ना बेस होता है। तो वाटर तो सबसे ऊपर आएगा ही। फिर उसके बाद चूंकि एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताना है, तो उससे ऊपर जो होता है एसिटिक एसिड होता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे कम एसिडिक एसिटिक एसिड, उससे कम एसिडिक वाटर। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं आएगा बीच में, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो सबसे ज्यादा, HCl जो होता है ये सबसे ज्यादा होता है एसिडिक। यदि इस पैरामीटर में हम बात करते हैं तो एसिटिक एसिड तो आएगा नहीं इसमें, है ना। तो हमारा ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये भी वही क्वेश्चन है। एसिड, सोचो आप एसिड बेस वाले चैप्टर से लगभग 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसका मतलब ये भी है कि सर यदि कोई भी चैप्टर यदि आयोग पकड़ता है, बीपीएससी कोई चैप्टर पकड़ता है, तो हो सकता है उससे 3 से 4 से 5 क्वेश्चन खींच दे। तो हमें इस भी चीज के बारे में याद रखना है कि यदि हम किसी चैप्टर को पढ़ें तो उसको बहुत अच्छे से रीड करें। टमेटो इज नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक एसिड। तो मैंने सारे एसिड्स के बारे में बता दिया है कि संतरे में कौन सा एसिड होता है, इमली में कौन सा एसिड होता है, सेब में कौन सा एसिड होता है, टमाटो में कैसा होता है। ये सारे एसिड हमने एक जगह तालिका में दे दिए हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है, वहां से आपको इन सारी चीजों की PDF और आगामी आने वाली कक्षाओं की जानकारी प्राप्त होगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो होता है टमाटो में। ये लिखा है, देखो, घास, पत्तियां और जो टॉयलेट होती है उसमें बेंजोइक एसिड होता है ना। गेहूं में ग्लूमोटिक एसिड होता है। इमली, अंगूर और कच्चा आम, इन तीनों में टार्ट्रिक एसिड होता है। टमाटर में और पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है। संतरा और नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। लाल चींटी में फार्मिक एसिड होता है। सिरके में एसिटिक एसिड होता है।
चाय और सेब, यहाँ पर सेब भी लिख देना, एप्पल जो होता है ना उसमें मैलिक एसिड होता है, दही और खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है, और आंवला जिसको रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी कहते हैं उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विच स्ट्रॉन्ग ऑफ योर डाइजेशन, आपके डाइजेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है ना, तो उसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी पाया जाता है आंवले के अंदर, ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है। देखो ये 5वां क्वेश्चन एसिड बेस और पीएच से, What is the pH range of the body? हमारी बॉडी की pH रेंज क्या होती है ना, तो हमारी बॉडी की जो pH रेंज होती है वो होती है 7 to 7.8, कितनी होती है 7 to 7.8 होती है, बिल्कुल करेक्ट आपको याद रखनी है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घुमाने की आवश्यकता नहीं है। Our body works within the pH range of 7 to 7.8, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज, ठीक है, मतलब जो हमारे ऑर्गेनिज्म जो हमारे होते हैं है ना, अंग होते हैं वो अच्छे से काम कर पाते हैं यदि इस प्रकार का ही पीएच होता है ना, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द इजीली नोटिस्ड स्मेल ऑफ द एलपीजी गैस, ये भी केमिस्ट्री है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है 10 से 18 लगभग 8 से 9 क्वेश्चन हमें केवल केमिस्ट्री से ही देखने को मिले हैं। हम चर्चा कर रहे हैं एलपीजी गैस की, तो एलपीजी गैस जो है वो मिलकर बनती है ब्यूटेन और प्रोपेन से, किससे मिलकर बनती है, ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बनती है, लेकिन इसमें एक गैस और मिलाई जाती है जिससे यदि एलपीजी लीक होती है तो उससे सामने वाले को क्या होती है, एक स्मेल आती है, जिससे ये डिसाइड होता है कि जो रेगुलेटर है वो सही से काम नहीं कर रहा है या सही से नहीं लगा हुआ है, उसको कहते हैं इथेनोथियोल, ठीक है, मिथाइल मार्केप्टल भी इसी को कहा जाता है, एथाइल मार्केप्टल इसको कहते हैं, सॉरी है ना, एथाइल मार्केप्टल इसको कहा जाता है, तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। द इजीली नोटिस्ड स्मेल ऑफ द एलपीजी गैस is ethanol commonly known as ethyl markeप्टल, है ना, हो सकता है एथाइल मार्केप्टल भी आपको एग्जाम में लिखा आ जाए, तो आपको डरना नहीं है, एलपीजी के बारे में आपको याद रखना है, ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बनती है और एथाइल मार्केप्टल उसमें स्मेल के लिए मिलाई जाती है। अब ये आ जाता है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 8-9 से 10 क्वेश्चन करने के बाद अब हम बढ़ चढ़े हैं, हमने मतलब पेपर बढ़ चुका है करंट अफेयर की ओर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बाय 2023, वर्ष 2023 में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, तैरता हुआ, है ना, तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट जो बनाने की कवायद शुरू की गई है, ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी यदि हम बात करते हैं तो इसको शुरू किया गया है ओमकारेश्वर में, ये आपको स्पेशली याद रखना है ना, ओमकारेश्वर, है ना, आपने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना होगा, उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ओमकारेश्वर टेम्पल। ओमकारेश्वर टेम्पल मां नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। कहां पर आता है, खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। इसी जिले में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट भी शुरू करने की कवायद शुरू की गई है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, जिसमें लगभग 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट ऑफ 600 मेगावाट इज स्टार्टेड इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, विल बिगिन पावर जनरेशन बाय द ईयर ऑफ 2022-23, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसको IMD कहते हैं, जो कि मौसम विज्ञान की सूचना देने के लिए सबसे बड़ा संस्थान है भारत में, इनॉग्रेटेड इंडियाज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर, मतलब उस समय जब 2020 का, ये हालांकि ये 2020 का यही का पेपर है, ये 2022 में वो कंडक्ट करवाया गया था, तो ये हाल ही का करंट अफेयर हमें देखने को मिल रहा है, लगभग लगता है ऐसा कि हमने कभी ना कभी इसको पढ़ा है।
तो वो ये पूछना चाह रहा है कि उस समय 2022 में पेपर हुआ था, तो हाल ही में IMD के एक सबसे ऊंचे, है ना, हाई एल्टीट्यूड पर इस IMD के जो सेंटर है उसका इनॉग्रेशन किया गया। कहां पर किया गया था? तो उसका सही आंसर है आपका लद्दाख में। IMD के बारे में यदि हम जनरल इंफॉर्मेशन गेन करें तो इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक ही एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य होने वाली भारत में आने वाली विभिन्न प्रकार की मौसम संबंधी घटनाओं की जानकारी देना होता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन हाल ही में इसका एक सेंटर लद्दाख में भी स्थापित किया गया जो कि हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है और हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर के रूप में जाना जाएगा। लद्दाख इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन इज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव कोविड-19 वैक्सीन? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका या जेनेका, है ना। तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के बारे में हम बात करते हैं तो जो कि फर्स्ट कोविड-19 की वैक्सीन मानी जाती है, ये मानी जाती है यूके की। ब्रिटेन दवा कंपनी फाइजर बायोनटेक के कोविड-19 टीके को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। मतलब सबसे पहले जो कोविड-19 की टीका बनाया गया था माफ कीजिएगा, है ना, ये टीका बनाया गया था आपका यूएस इंग्लैंड के द्वारा बनाया गया था, जिसको सबसे पहले जो है वो अप्रूव किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सर यदि ये भी करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर है, ठीक है, ये भी करंट अफेयर, तो 19, 20, 21, 22, है ना, ये क्या है आपके, मतलब 4 क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं। जब आप करंट अफेयर यहां से बढ़ना शुरू होगा, हमने सबसे पहले देखा हल्का सा पॉलिटी पूछी गई, 2-3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पूछे गए, उसके पहले हल्का सा एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के भी पूछे गए और लगभग 9 से 10 क्वेश्चन फिर हमने करे केमिस्ट्री के या फिर साइंस के। और उसके बाद अभी चौथा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हैज बीन लॉन्च्ड इन सिक्किम, मणिपुर, केरला या पंजाब या फिर नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव जो है आंसर हो सकता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा मणिपुर। मणिपुर में इंडिया की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की जो कवायद है वो शुरू की जा चुकी है, इसको हैज बीन लॉन्च किया जा चुका है। तो मणिपुर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ कंट्री इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मणिपुर at a total sanction cost of 643.34 करोड़, लगभग 650 करोड़ की लागत से ये यूनिवर्सिटी मणिपुर में स्थापित की जाएगी। माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा इसको बताया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री प्रेसिडेंट वॉज द चीफ गेस्ट एट इंडियाज रिपब्लिक परेड ऑन 26th of January 2021 after UK Prime Minister Boris Johnson cancelled his visit to India due to COVID-19? तो हमने इसके बारे में सर्च किया है तो नन ऑफ द अबव, ई इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कोई भी जो है 26 जनवरी 2021 की परेड में शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, पहले बोरिस जॉनसन के द्वारा कैंसिल किया गया, है ना। तो इसका जो है जनरली सूरीनाम इसका सही आंसर होना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा 1-2 जगह मुझे सूरीनाम मिला, फिर बाकी कहीं कहीं नन ऑफ दीज मिला है, तो इसको अपन एक बार और अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी, इट इज ऑल्सो द करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, स्पेशली स्पोर्ट्स करंट अफेयर के बारे में पढ़ना है और स्टैटिक करंट अफेयर। स्टैटिक करंट अफेयर क्या होता है? स्टैटिक करंट अफेयर का मतलब होता है कि इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस, भारत की पहली, तो ये स्टैटिक वाला हो गया। भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ये भी विविध वाला पोर्शन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो भारत में पहली बार हो रहा है करंट में, या सबसे ऊंचा है या सबसे बड़ा है, तो ऐसी चीजों को हम थोड़ा थोड़ा सा याद करके चलेंगे। इंडिया फर्स्ट एयर टैक्सी हैज बीन लॉन्च्ड इन मुंबई, मनाली, चंडीगढ़ या फिर लखनऊ।
ठीक है, तो चंडीगढ़ इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। चंडीगढ़ इज द फर्स्ट सिटी वेयर इंडियाज एयर टैक्सी हैज बीन लॉन्च्ड, मतलब बिल्कुल सही आंसर होगा। द फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस वाज लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर इन चंडीगढ़। तो जो BC हमारा है, सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। माननीय मनोहर लाल खट्टर जो कि चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, है ना, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, अब ये है आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद 26 से 50 क्वेश्चन हम कल वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। Which one country become the first country to receive Indian COVID-19 वैक्सीन? तो ये भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। हालांकि इसका आंसर मालदीव माना गया है, लेकिन कहीं कहीं जब हमने बहुत डिटेल में देखा तो भूटान भी हमें देखने को मिलता है। कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि भूटान को सुबह 8 बजे खेप दे दी गई, है ना, और उसके बाद दोपहर में मालदीव वालों का फोन आया। और कहीं कहीं ये लिखा हुआ है कि मालदीव की जनसंख्या थोड़ी सी ज्यादा है, इसीलिए भारत ने पहले मालदीव को जो है वैक्सीन पहुंचाई और उसके बाद दोपहर में भूटान को पहुंचाई। तो हालांकि मालदीव बहुत ज्यादा लिखा मिला है, इसीलिए हम मालदीव को इसको सही मान लेते हैं। मालदीव हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, है ना? यदि आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं कल।